हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी। तो आज का देखो हमारा टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक के यूपीएससी सीएससी 2025 प्रीलिम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सीरीज भले ही चल रही है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए, लेकिन ये मेंस को भी उतना ही वेटेज देती है। जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखे होंगे, उन वीडियोस में हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया है सारे टॉपिक को। इसका एसेंस ये है कि आप जब प्रीलिम्स क्लियर करेंगे और जब मेंस में अपीयर्ड होंगे तो उस टाइम ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंस आपके लिए रहेंगे जैसे प्रीलिम्स में है। इसमें आप देखेंगे मैंग्रोव के बारे में जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं उन सबको हमने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं मैंग्रोव क्यों चर्चे में है। आप जानते हैं इस समय पूरे अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत चर्चे में है और ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस से पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर या इकोलॉजिकल बैलेंस बिल्कुल डिसबैलेंस हो चुका है। उन्हीं में से एक थ्रेट है किनको? मैंग्रोव को। देखिए, हम मैंग्रोव की बात हम आगे करेंगे, पहले हम समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ये जो IUCN है ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी है, यानी पूरे नेचर को कंजर्व करने के लिए अगर कोई पूछे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लार्जेस्ट कौन सा है तो IUCN है। आपने एक बुक का नाम सुना होगा, रेड डाटा बुक। इस बुक पर भी कई बार क्वेश्चन आए हैं और आगे हम जो वीडियोस लेके आएंगे, रेड डेटा बुक की लिस्ट होती है जिसमें 9 कैटेगरीज होती हैं, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वनरेबल। ये सारी लिस्ट के बारे में क्या पैरामीटर्स होते हैं इन सबको हम डिटेल में डील करेंगे। फिलहाल हम आज बात करेंगे मैंग्रोव की। तो मैंग्रोव के बारे में जान लीजिए। मैंग्रोव क्या होते हैं? सॉल्ट टॉलरेंट ट्री होते हैं, यानी जो सॉल्टी वाटर में इजीली सरवाइव कर लेते हैं। कहोगे सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो हमारे घरों के आसपास प्लांट होते हैं वो फ्रेश वाटर टॉलरेंट होते हैं, जबकि मैंग्रोव क्या होते हैं? सॉल्ट वाटर टॉलरेंट होते हैं। यानी ये ओशन, कोस्टल एरियाज, स्वाम्पी एरियाज वहां पर इजीली सरवाइव कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। अब कहोगे सर इसके ग्रोथ करने का फायदा क्या होगा? अब सोचो, अगर इंडिया का मैं एक मैप बनाऊं और इस कोस्टल एरिया पे कोई भी प्लांट और ट्री ना हो तो जो ओशन वेव आएगी, साइक्लोन्स आएंगे, सुनामी आएंगे, वो सीधे हमारे कोस्टल जोन को हिट करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अगर इसी कोस्टल एरिया में कोई प्लांट हो, कोई ट्रीज हो, कोई प्रोटेक्टेड बैरियर हो, तो वो जो इनकी इंटेंसिटी है, किनकी? सुनामीज की, साइक्लोन की, वेव की, वो उनको कम कर देते हैं। इससे कोस्टल एरिया इजिली प्रोटेक्ट हो जाते हैं। पहला पॉइंट। अगर इसका हम एग्जांपल देखना चाहें तो 2004 में इंडिया में सुनामी आई थी और उस 2004 के सुनामी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहां हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर होटल इंडस्ट्री इतनी डेवलप थी कि उन होटल इंडस्ट्री ने पूरे कोस्टल जोन को डिस्ट्रक्टिव रूप से बिल्कुल खत्म कर दिया और वहां पे होटल, बड़े बड़े रिसोर्ट डेवलप हुए और इसमें ह्यूमन एक्टिविटी का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमारा जो ग्रीडी नेचर है वो इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब सोचो, हम ही लोग जब जाते हैं कहीं घूमने तो हम सोचते हैं कि हमारा जो होटल का एक डोर हो वो बिल्कुल सी शोर साइड खुले। अब आपको भी समुद्र देखने हैं तो धीरे धीरे उन्होंने मैंग्रोव फॉरेस्ट को काट कर बिल्कुल ओशन के पास पहुंचा दिया। अब सोचो, उसी ओशन से कोई वेव आएगी, सुनामी आएगी, तो सबसे पहले जो डिस्ट्रॉय होगी क्या होगी? जो नियर कोस्टल बिल्डिंग होंगी। लेकिन वेस्ट बंगाल
लेकिन जो वेस्ट बंगाल का एरिया था वहां पे इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव कवर। यहां पे ऐसा कौन सा मैंग्रोव कवर है? सुंदरबन। आपने सुना होगा, सुंदरबन हमारा मैंग्रोव कवर एरिया है। तो इसलिए कहा जाता है इस एरिया में उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल तक मैंग्रोव कवर काफी डेंस थे, इसलिए यहां पे सुनामी का वो इंपैक्ट नहीं पड़ा जैसा तमिलनाडु में पड़ा। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हम लोग, आज देखते हैं इसके बारे में। एक ग्लोबल असेसमेंट किया गया है कि इनमें क्या प्रॉब्लम है, इनको क्यों बचाने की जरूरत है। तो इनकी इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करेंगे आगे कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि ये हमारे बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट भी माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? क्योंकि इन्हीं मैंग्रोव के जोन के आसपास क्या रहते हैं? एक्वेटिक एनिमल रहते हैं। यहां पे उनका नेस्टिंग ग्राउंड होता है, यहीं पे उनका फीडिंग ग्राउंड होता है। इससे क्या होता है? फ्लोरा एंड फोना की यहां पे रिच वैरायटी पाई जाती है, और फ्लोरा एंड फोना की रिच वैरायटी की वजह से ये एक इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट के रूप में रिकॉग्नाइज है। तो ध्यान रखेंगे 22 मई को हम क्या मनाते हैं? बायोडायवर्सिटी डे। यानी जो मैंग्रोव होते हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ साथ एक बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक टर्म्स आता है इकोटोन। इकोटोन के रूप में भी ये काम करते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई रिवर आ रही है लाइक गंगा, और ये जाकर कोस्टल एरिया में अपना डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा रीजन में थोड़ा सा वाटर कैसा आएगा? ओशन का, सॉल्टी और फ्रेश वाटर। और सॉल्टी और फ्रेश वाटर यानी जो ओशन है वो एक सेपरेट इकोसिस्टम है, रिवर एक अलग इकोसिस्टम है। जब रिवर और ओशन मिल जाएंगे तो यहां बनेगा डेल्टा, और डेल्टा एक अलग इकोसिस्टम बनाता है। और ये जो मिक्सअप होता है दो इकोसिस्टम को, इसी को बोलते हैं इकोटोन। तो ये जो मैंग्रोव एरिया होता है एक इको, ये टर्म्स में क्यों समझा रहा हूं कि प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट के रूप में पॉइंट आ सकते हैं। तो मैंग्रोव एक इकोटोन के रूप में भी काम करता है। आइए चलते हैं, देखेंगे। अब देखो, मैंग्रोव के वर्ल्ड वाइड इनमें बहुत सारे टाइप पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा एरिया में पाए जाते हैं, और ये काफी हाईली रिस्क जोन में इस समय है। यानी इन पे बहुत ज्यादा थ्रेट है। देखो यहां पे क्या है? 50% ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव इकोसिस्टम आर एट रिस्क ऑफ कोलैप्स। यानी सोचिए अगर हमने इसको नहीं बचाया तो ये इसमें 50% खत्म हो जाएंगे, और 50% खत्म होने का मतलब क्या है? जो कोस्टल इकोसिस्टम है, बायोडायवर्सिटी है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और इनमें सोचो ऐसे भी हैं जो हाईली रिस्क में हैं, 5 में से एक, जिनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा बना हुआ है। अब देखो वर्ल्ड के 1/3 जो हैं वो हाई रिस्क पर हैं। 25% ऐसे हैं कि अगर इनको बचाया नहीं गया, इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो नेक्स्ट 50 ईयर में खत्म हो जाएंगे। अब ऐसे पॉइंट यूपीएससी प्रीलिम्स में तो नहीं पूछेगा, लेकिन मेंस में कुछ यहां से डाटा को आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है? साउथ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, यहां के जो मैंग्रोव है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है। जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, चाहे वो एनिमल के सेंस में आए चाहे प्लांट के, इसका कहने का सेंस ये होता है 90% जो स्पीसीज होती हैं, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की, वो लॉस हो चुकी है।
और 10% केवल सरवाइव कर रहे हैं। ये होती है कि अब यही लिस्ट में बताऊंगा जब मैं आपको रेड डेटा बुक को पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं वेस्ट बंगाल में। देखो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरबन का एरिया पड़ता है, तो दोनों का ये कलेक्टिव एरिया होता है। ये वर्ल्ड वाइड इसके रीजन है। अब देखिए हम लोग, अब मेजर थ्रेट टू मैंग्रोव, अब ये पॉइंट आप मेंस में पुटअप कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से देखो लगभग 33% मैंग्रोव एरिया समाप्त हो रहा है। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन, उन जंगलों को काटा जा रहा है। अब कहोगे सर क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा एक्वा कल्चर की एक्टिविटी ओशन या कोस्टल एरिया में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। इसमें श्रिम्प और प्रॉन फार्मिंग की जा रही है, यानी झींगा मछली जो होती है उसकी। वहां पे पर्ल या मोतियों की आर्टिफिशियल कल्चरिंग स्टार्ट की जा रही है। इस वजह से कोस्टल जोन को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब इंडस्ट्री बनेगी तो डेफिनेटली इंडस्ट्री पॉल्यूटेंट रिलीज करेगी, पॉल्यूटेंट रिलीज करेगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। डैम बनेंगे आसपास तो इससे डिस्ट्रक्शन होगा। ये सभी मेजर थ्रेट है किसके? मैंग्रोव के लिए मेजर थ्रेट माने जाते हैं। अगर ये सभी चीजें जो मैंने बताई है वो हो जाएंगी तो साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, हरिकेन बढ़ जाएंगे, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बढ़ जाएंगे, सुनामी आएगी तो इनका प्रोटेक्शन एरिया खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे हम देखते हैं, देखो ये वर्ल्ड वाइड कहां कहां पाए जाते हैं? तो नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में, इंडियन ओशन में, रेड सी। देखो रेड सी में एक एल्गी पाई जाती है इसलिए वहां पे रेड कलर दिखाई पड़ता है। साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ एडन, इन सभी क्षेत्रों में ये सभी पाए जाते हैं। तो ये रीजन आप लोग को याद रखना है। अब देखो इंडिया में जो कोस्टल एरिया है, जो ध्यान रखेंगे ये डाटा वगैरह इतने यूज नहीं करने हैं क्योंकि डेटा आपको याद रहेंगे नहीं, तो इसलिए इतना फोकस नहीं करना है। इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट लगेंगे आप उनको यूज कर लेना है, सारे नहीं। अब आते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव के फीचर मैंने पहले बता दिए। मैंग्रोव क्या होते हैं? कोस्टल इकोसिस्टम फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब होता है मैंग्रोव एरिया या जो मैंग्रोव फॉरेस्ट मेनली पाए जाते हैं 30 लैटिट्यूड नॉर्थ टू 30 लैटिट्यूड साउथ। तो नॉर्थ से साउथ के बिटवीन पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे सन की लाइट सीधे मिलेगी, सन की लाइट मिलेगी तो यहां पर प्लैंकटन ग्रोथ होंगे, तो ये सभी चीजें यहां पे होंगी। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ये काफी अच्छे से डेवलप होते हैं, यानी इनको सनलाइट मिलना चाहिए तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा और तभी यहां पर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। देखो आगे ना, इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की भी क्वालिटी है और सॉल्टी वाटर इकोसिस्टम की भी। क्या लिखा? दिस यूनिक फॉरेस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग कोस्ट लाइन, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल लोकल लाइवलीहुड। अब देखो सस्टेनेबल लोकल लाइवलीहुड में क्या आ जाएगा? आपने वेस्ट बंगाल में देखा होगा जो सुंदरबन डेल्टा है वो रॉयल बंगाल टाइगर के साथ साथ यहां पर हनी प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है। हो सकता है कि आपके घर में जो हनी यूज हो रहा हो वो इसी सुंदरबन डेल्टा से प्रोड्यूस किया गया हो, क्योंकि यहां पे एक प्लांट पाया जाता है सुंदरी। सुंदरी प्लांट के आसपास जो हनी बीज होते हैं काफी डेवलप होते हैं, इसलिए यहां पर हनी प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। इसीलिए आप देखो अगर ये मैंग्रोव नहीं रहेंगे तो यहां पे जो लोकल कम्युनिटी है उनकी लाइवलीहुड छीन जाएगा।
अब वो प्लांट नहीं होंगे तो बायोडायवर्सिटी सस्टेन नहीं कर पाएगी, कोस्टल एरिया प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें, तो इससे क्या होता है, पूरा एरिया ही डिस्ट्रक्ट हो जाता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे फ्लोरा हो, चाहे फोना हो। अब देखो इसके करेक्टर हम देख लेते हैं। क्या बताया मैंने, सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं जहां पे पानी सेलाइन होता है। और देखो स्पेशलाइज होता है क्या है, एडोप्टेशन ऑफ सच सॉल्ट एक्सटर्टिंग लीव्स, यानी इन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। और इनको नेचर ने इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया है कि अब सोचो इनके सीड्स अगर सॉल्टी वाटर में गिर गए तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, इसलिए इनके बीज पेड़ों और पत्तियों पे ही पहले जर्मिनेट होकर ही पानी में गिरते हैं। यानी पानी में जब गिरेंगे तो वो प्रॉपर प्लांट के रूप में डेवलप हो चुके होंगे। तो नेचर की ये खूबसूरती है। और इनके जो होते हैं लीव्स क्या होते हैं, सॉल्ट को फिल्टर कर देते हैं और सॉल्ट इनकी पत्तियों के ऊपर दिखाई पड़ जाते हैं और पानी अंदर फ्रेश पहुंच जाता है। तो काफी यूनिक फीचर है इनके। आगे चलते हैं। इंटरटाइडल ग्रोथ बता ही दिया मैंने, दे आर ग्रोथ इन द इंटरटाइडल जोन बिटवीन हाई एंड द लो टाइड जोन। ठीक है, वाटर लॉक सॉइल, यानी जहां पे पानी जमा होता है, स्वाम्पी एरिया होता है, वहां पे होते हैं। इनके जो रूट्स होते हैं ये काफी एडवांस होते हैं, जो ऐसे कंडीशन में इजीली सरवाइव कर लेते हैं। और एनएरोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन भी यहां पर ये इजीली सरवाइव कर सकते हैं। तो सोचो कितने अच्छे फीचर दिए गए हैं यहां पे, इसलिए क्योंकि इस हार्श कंडीशन में भी ये प्लांट ग्रोथ करके इकोसिस्टम को बचा सके। इनके जो रूट सिस्टम होते हैं वो काफी यूनिक होते हैं। एक होता है प्रॉप रूट। ये प्रॉप रूट क्या करते हैं, ये जो कीचड़ वाला पानी होता है वहां पे इनको सपोर्ट करते हैं जिससे प्लांट इजीली ग्रोथ कर सके। ठीक है, नेमेटोफोर्स ये क्या होते हैं, ये एरियल रूट होते हैं, ये बाहर की ओर निकलते हैं, एरियल रूट बोलते हैं। ये बाहर क्यों निकलते हैं और ये हेल्प क्या करते हैं, रिस्पिरेशन में, यानी पेड़ों को सांस लेने में हेल्प करते हैं। कौन से, निमेटोफोर्स। ठीक है, एक होते हैं बट्रिस रूट होते हैं, ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी, यानी जो मजबूत स्टेम होते हैं उनको सहायता देते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रॉप क्या होते हैं, मडी वाटर में सरवाइव करने के लिए। नेमेटो प्रॉप्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके रिस्पिरेशन के लिए। बटरी रूट्स क्या होते हैं, ये स्टेबल के लिए होते हैं। तो इनके रूट की क्वालिटी आप ध्यान रखेंगे। अब मैंग्रोव के टाइप क्या होते हैं हम उनको देखते हैं। अलग अलग टाइप के मैंग्रोव होते हैं, ब्लैक होते हैं, व्हाइट होते हैं, रेड होते हैं। इनकी अलग अलग हम कंडीशन समझेंगे, इसलिए तो मैं पूरा डिटेल में वीडियो लेके आया हूं। अब होते हैं रेड मैंग्रोव। ठीक है, राइजोफोरा, ये क्या होते हैं, इनके जो रूट होते हैं, ग्रोथ होते हैं, ये शोर लाइन यानी कोस्टल एरिया के आसपास इजिली सरवाइव कर जाते हैं। वहीं जो ब्लैक मैंग्रोव होते हैं, एविसिनिया, ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं इनलैंड सॉल्टी एरिया में। इनलैंड सॉल्टी एरिया मतलब जैसे सांभर लेक हो गया, अभी इनलैंड है वहां पाए जाएंगे ब्लैक मैंग्रोव, यानी फीचर सेम होंगे। एक होता है व्हाइट मैंग्रोव, ये कहां पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे इनलैंड विद द ग्लैंड ऑफ द सॉल्ट एक्सक्रेशन, यानी ये भी होंगे इंटरनल एरिया में होंगे। देखो इनके जड़ों के अंदर क्या होता है, नमक इकट्ठा हो जाएगा। वॉटनवुड मैंग्रोव कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे जो ऐसे एरिया में पाए जाएंगे जो फॉरेस्ट के आसपास होंगे। देख रहे हैं, ये फीचर इनके देख लेंगे तो मैंग्रोव की टाइप भी याद करेंगे। हो सकता है इसी में एग्जामिनर ग्रीन मैंग्रोव बोल दे,
तो आपको ध्यान रखना है जो टाइप है वो याद होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, 3-4 तो हमें याद होते हैं, बीच में कोई जंप करके एडिशनल डाल देगा, हमें लगेगा ये भी हो सकता है, तो वहीं पे हमसे एग्जाम में सिली मिस्टेक हो जाती है। तो हमें सिली मिस्टेक नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन बता ही दिया मैंने, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है। एशिया में लार्जेस्ट कहां पे है, इंडिया इंडोनेशिया में। अफ्रीका में देखोगे एक नदी है नाइजर, नाइजर रिवर का डेल्टा काफी बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट माना जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, तो ध्यान रखना मैंग्रोव फॉरेस्ट केवल इंडिया में नहीं वर्ल्ड में कई जगह पाए जाते हैं। ऑप्शन में देगा ओनली इंडिया, तो ओनली इंडिया मत करना। इंडिया में क्या हो जाएगा, सुंदरबन बता ही दिया, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड क्या है, जो वेस्ट इंडीज कंट्री जो क्रिकेट खेलती है, जमैका, क्यूबा, उन सबको बोलते हैं कैरेबियन आइलैंड कंट्री। अमेरिका, फ्लोरिडा में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हालांकि मैं काफी हद तक आपको इंपॉर्टेंस बता ही चुका हूं इसके, फिर भी हम देख लेते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनकी, ये बात सही है। इसके अलावा क्या करते हैं, कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं ये, किससे, हरिकेन से, सुनामी से। प्रिवेंशन सॉइल एरोजन, अब देखो यहां पर अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट होंगे तो इनकी जो रूट्स होंगी वो सॉइल को बांध कर रखेंगी, इससे क्या होगा, इरोजनल प्रोसेस काफी स्लो हो जाएंगे, तो ये सॉइल एरोजन को भी रोकती है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में मानी जाती है, क्यों, यहां वैरायटी ऑफ फिश पाई जाती है, बर्ड्स होती हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी काम करते हैं, यानी जो कार्बन को ये सिंक करते हैं, यानी नेचर में पहुंचने वाली कार्बन में से एक अच्छी खासी क्वांटिटी को ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर ये मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सिस कार्बन रिलीज होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन और भी हार्श हो सकती है। ये कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, देख लेंगे। ये पॉइंट है, ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट साइंस में भी आ सकता है आपके। ये एक अच्छा पॉइंट, देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को साइंस में यूपीएससी में पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे। ये वाटर फिल्ट्रेशन काम करते हैं, ये क्या करते हैं, पानी के अंदर जो सेडिमेंट होते हैं उसको रोक लेते हैं, पॉल्यूटेंट को रोक लेते हैं, और इंप्रूविंग द वाटर क्वालिटी, यानी सेडिमेंट और टॉक्सिक एलिमेंट को फिल्टर करके फ्रेश वाटर सप्लाई करने काम करते हैं कौन, मैंग्रोव फॉरेस्ट, और इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज अच्छे से होता है। फिशिंग को सपोर्ट करते हैं, फिशिंग से भाई लोकल कम्युनिटी को लाइवलीहुड मिलेगी। देखो आगे ना, टिम्बर, हनी, फिश, ये सभी एक इकोनॉमिकल सपोर्ट देते हैं लोकल कम्युनिटी को। आगे चलते हैं, इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, बर्ड वॉचिंग एरिया होते हैं, यहां पे बहुत सी वैरायटी के बर्ड्स आती हैं, जिसको देखने के लिए पूरे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, जिसके लिए फेमस है चिल्का लेक, फेमस है अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, केवला देव घाना है, कई सारे एरिया हैं, लोकटक लेक है मणिपुर की। अब देखते हैं इंडिया मैंग्रोव कवर कहां पे है, तो देखेंगे मैंग्रोव आर द कोस्टल इकोसिस्टम फाउंड इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। वर्ल्ड के जो 40% मैंग्रोव कवर हैं वो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में पाए जाते हैं, ये बता ही दिया मैंने आपको। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना है, ये पॉइंट इस बार प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि इस बार 54 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया मैंग्रोव का इंक्रीज हुआ है, और स्टेटमेंट में कह देगा डिक्रीज, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि यार इतनी प्रॉब्लम तो है ही है, कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है,
तो हो सकता है डिस्ट्रक्शन हुआ हो, तो ध्यान रखेंगे यहां डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये देखो इंडिया में वेस्ट बंगाल का एरिया है, अंडमान निकोबार है, गुजरात का रन ऑफ कच्छ है, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार का एरिया है, ये सभी मैंग्रोव काफी यहां पाए जाते हैं। ये टोटल एरिया वगैरह मत याद करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर एक आध पॉइंट याद रह जाए तो तब भी ठीक है। डाटा हमें उतना ही याद करना है जितना हमारे काम का है, सारा डाटा हम याद करने लगेंगे तो हम उसका मेन वाले भूल जाए। लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया कहां पर है? सुंदरबन में, इसी नाम से सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, जहां पे इंडिया का नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। सेकेंड प्लेस है गुजरात और थर्ड है अंडमान निकोबार, यानी फर्स्ट पे है सुंदरबन, सेकेंड पे है गुजरात और थर्ड पे है अंडमान एंड निकोबार, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां पर ये पॉइंट लेटेस्ट जो डाटा आया था फॉरेस्ट सर्वे का, उसमें से ये लिया गया है कि ध्यान रखेंगे गुजरात ऐसा एरिया है जहां पे मैंग्रोव एरिया सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, यानी 54 में से 37 अकेले गुजरात में इंक्रीज हुआ है। ये देखो कोस्टल रेगुलेशन है ताकि हम मैंग्रोव को बचा सके। रिस्ट्रिक्शंस क्या इंक्लूड है? नो इंडस्ट्रियल और वेस्ट डंपिंग एक्टिविटी मैंग्रोव रीजन, यानी मैंग्रोव रीजन में ना कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, ना ही कोई वेस्ट को हम डंप करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है यहां पे। अब देखो इनको बचाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है, कम्युनिटी जो आसपास से उनको अवेयर किया जा रहा है। कई बार लोकल कम्युनिटी अवेयर नहीं होती है तो उनके आसपास जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उनको मिसगाइड करके उनसे ही वो मैंग्रोव फॉरेस्ट कटवा देते हैं, और वो लोग थोड़े से पैसों के लालच में ऐसा कर लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, हमें वहां अवेयरनेस फैलानी है कि इन मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से अल्टीमेटली आपकी लाइवलीहुड प्रोटेक्ट होगी। अब देखो मैंग्रोव को बचाने के लिए जो 2023 और 4 का बजट आया था उसमें एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, मिष्ठी। ये प्रोग्राम आप मेंस में डाल सकते हैं या इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट एंड द टेंजिबल इनकम। इसका एम क्या है? इंक्रीज द मैंग्रोव कवर अलोंग द कोस्ट लाइन एंड डिग्रेड लैंड, यानी जहां पे मैंग्रोव डिग्रेड हो रहे हैं वहां पे उनको इंप्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है, इंक्रीज करना है। अब देखो इसके लिए लीगल स्टेटस क्या दिया गया था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में भी हमने मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी, और हमने महाराष्ट्र एक्ट के थ्रू इनको एक रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर पहले ही किया हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी इनको दिया गया प्रोटेक्शन, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट में भी दिया गया है, यानी कई जगह इनको लीगल सपोर्ट भी दिया गया है। वही बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अच्छे हैं, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं पहले, ये सारी चीजें बता चुका हूं हम लोग को। इसमें ये बता ही चुका हूं मैं पहले, रूट सिस्टम इनके बारे में, कार्बन सीक्वेंस बता ही चुका हूं मैं आप लोग को। फिशिंग एंड लाइवलीहुड के लिए सपोर्ट करते हैं, वाटर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। चैलेंज क्या है? हाँ चैलेंज देखेंगे, ये क्या है? हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन के लिए इनको कट किया जा रहा है, एक्वाकल्चर बताया था मैंने आपको, श्रिम्प मतलब था झींगा मछली, इनकी फार्मिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इनको काटा जा रहा है। तो हमें ये चैलेंजेस हैं, इनमें इनके साथ बैलेंस बनाना है। अब ये भी नहीं कि हम इनके लिए मैंग्रोव के लिए हम डेवलपमेंट ही रोक दें, हमें डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस में एक बैलेंस डेवलप करना होगा। क्लाइमेट चेंज से हमें प्रोटेक्ट करना है,
एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचाना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, और क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं है, अलग अलग मिनिस्ट्री आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती प्रॉपर, पुअर कोऑर्डिनेशन है आपस में, ओवर फिशिंग की जा रही है, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है यहां के रिसोर्सेस का। हाँ, इन्वेजिव स्पीसीज, जो एलियन स्पीसीज है बाहर की है, वो हमारी नेटिव इकोसिस्टम को डैमेज कर रही है। जैसे जो रेड मैंग्रोव है वो बाहर की एलियन स्पीसीज है, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छी नहीं है, तो जो एलियन स्पीसीज है उनको खत्म करना है। अवेयरनेस फैलाना है, बता ही चुका हूं मैं आप लोग को ये चीजें। रिकमेंडेशन क्या है, रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, प्रॉपर रेगुलेशन हो, डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए ताकि इनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मैंग्रोव फॉरेस्ट्री की जाए, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, यहां पर इको फ्रेंडली लाइवलीहुड और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि टूरिज्म भी एक तरह के लाइवलीहुड सपोर्ट करता है। बायो रिस्टोरेशन टेक्निक होना चाहिए यहाँ पे, नेटिव यानी जो हमारी लोकल स्पीसीज हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इस वीडियोस को आप अपने रेफरेंस वीडियो के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां से इस बार 2025 में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।